अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज पहला T20 इंटरनेशनल ऑकलैंड में खेला गया, जिसमें याद रहे पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इब्तदाई मराहिल में ये फैसला अच्छा साबित हुआ। शाहिन अफरीदी को शुरू में ही विकेट मिली, फिर अब्बास अफरीदी जो डेब्यू कर रहे थे उनको भी इब्तदाई मराहिल में विकेट हासिल हुई। बाय द वे अब्बास अफरीदी का आज अच्छा डेब्यू रहा है। 34 रन के एवज 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। उसके साथ साथ शाहिन अफरीदी ने भी 3 विकेट हासिल की, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम 227 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई। पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट टारगेट था। सो इस रिकॉर्ड चेज में पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर आगाज़ अच्छा मिला था। साइम अयूब के साथ मोहम्मद रिजवान ओपन करने आए और साइम अयूब ने जारहाना अंदाज में पाकिस्तानी बैटिंग इनिंग्स का आगाज़ किया। 27 रन बनाए 8 गेंदों पर और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। फॉर्चुनेट भी रहे 11 गेंदों पर 11 रन पर उनका केन विलियमसन के हाथों कैच ड्रॉप हुआ था। उसके बाद उन्होंने और अग्रेशन का मुजाहरा किया, लेकिन फिर रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। मोहम्मद रिजवान लुक गुड। आज स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेल रहे थे। एज अ फील्डर वो फील्ड में कैसे नजर आए इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। न्यूजीलैंड के लिए डैरेन मिचेल ने 61, केन विलियमसन ने 57 और फिन एलन ने 34 रन बनाए। पाकिस्तान को इवेंचुअली 46 रन से न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई और इस तरह न्यूजीलैंड को इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अगेन प्रोज भी नज़र आए, कॉन्स भी नज़र आए। टिपिकल डे फॉर पाकिस्तान ऑन द फील्ड। देखिए, मुझे साइम ने इम्प्रेस किया, मगर ये बैड लक हो गई उसकी। नया बच्चा है अब्बास अफरीदी, दो नए बच्चों ने काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की। कप्तान ने पहले इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। नंबर 1 उन्होंने पहले एक ओवर के अंदर जो है दूसरे ओवर में उनके 24 रन बने। उन्होंने 2 छक्के 3 चौके खाए। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक और बड़ी गलती की कि देखें उसामा बहुत ख़राब गेंद कर रहे हैं। ही इज़ बॉलिंग टू शॉर्ट। इतना शॉर्ट गेंद आप नहीं कर सकते T20 के अंदर। वो और आमिर जमाल दोनों पिटे हैं। एक ने 56 रन दिए, एक ने 50। भाई आपके पास इफ्तिखार थे, आप कप्तान को किसी ने मना तो नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि क्या उनको इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है। तो मेरा तो ये है कि दो मैचेस 3 मैचेस उनको छोड़ दिया जाए, अपनी मर्जी से कप्तानी करें, बाद में उनको बताया। जैसे मैंने नोट डाउन कर लिया कि जी आप बॉलिंग की जो चेंजेस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर कप्तान साहब ने एक और गलती की, जब बैटिंग की बारी आई उन्होंने आमिर जमाल टेस्ट मैच में भी उनको बॉलिंग नहीं दी गई थी। पता नहीं क्या वजह थी कि जब 130 रन थे तो उनको 90 रन के बाद उनको बुलाया गया, तो आज उनको बैटिंग में पीछे कर दिया, वो खुद ऊपर चले गए। ये गलत फहमियाँ प्लीज़ ख़त्म कर दें। पहले शादाब को ये गलत फहमी थी कि मैं हर मैच जिता दूंगा, आउटस्टैंडिंग। गलत फहमी के अलावा सिकंदर ये बात आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक लड़का प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहा है और उसका टाइम अच्छा है हुआ है। बिल्कुल, और उसका टाइम लगा हुआ है। बस टीम को ज़रूरत भी है इस सिचुएशन में। आप अपने आप को पीछे करें, आप ऑलराउंडर पर भरोसा करें और उसको बोलें कि जी आपके पास ये रोल है, आप जाएं मैच ख़त्म करके आएँ। अब्दुल रज़ाक का हम रोल्स पे आते हैं। अब सिकंदर ने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले ही आए हैं, छेड़ ही दी है बात, तो हम बात कर लेते हैं उसामा मीर और आमिर जमाल की। ये 2 वीक पॉइंट्स थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में आज। ख़ासतौर पर उसामा मीर की अगर हम बात करें तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नज़र नहीं आता, बड़े परेशान नज़र आते हैं। लाइन और लेंथ पे काबू नहीं रख पाते, कुछ शॉर्ट बॉल्स, कुछ डाउन द लेग बॉल्स, बॉल को लूप भी नहीं दे रहे हैं, फ्लैट बॉल कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए दानिश, सीधी बात यह है कि जब आपके पास ऐसी टीम हो, और मैं समझता हूँ बेस्ट टीम पाकिस्तान के पास है T20 की, बस ये कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है और इनको कैसे कॉन्फिडेंस देना है, इस चीज़ में थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। और देखा जाए ज़मान जो है अगर वो खेलते हैं तो उनको एडजस्ट करना चाहिए। और देखें 2 विकेट के ऊपर खेल रहे हैं इस टीम में, आपके पास 10वें नंबर तक बैटिंग है और इनको अब कैसे यूटिलाइज करना है, अब सारी जिम्मेदारी कप्तान पे आती है, मैनेजमेंट पे आती है। इससे अच्छी टीम नहीं मैं समझता पाकिस्तान की T20 की हो सकती है। जितने भी प्लेयर हैं, कोई भी इनमें ये नहीं आप कैसे यंगस्टर है या नया है, ये सारे मैच्योर प्लेयर हैं, क्योंकि ये PSL खेल के डोमेस्टिक खेल के ना बिल्कुल पॉलिश हुए हुए हैं और उनका कॉन्फिडेंस नज़र भी आया है। तो नॉर्मली सिचुएशन में अगर आप नया प्लेयर कराते हैं तो वो अंडर प्रेशर नजर आता है, तो यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं है। अब आपने देखना कि आप कैसे अप्लाई करना है इन सब को। ये आपको 2 विकेट के ऊपर लेकर चलना है या आपने बॉलिंग आपने एक बॉलर और बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि एक बॉलर को मार पड़ती है। जैसे आमिर जमाल ने बॉलिंग की है, अगर एक ऑप्शन होती है हमारे पास ज़मान की, तो हमारे पास ये स्कोर 180 190 तक हो सकता था।
तो अब ये कि अब मैनेजमेंट पे, कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूटिलाइज किया जाए। ये टफ कॉल है। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा टीम कॉम्बिनेशन को लेके। ये टफ कॉल है कि पाकिस्तान एक ऑलराउंडर को सैक्रिफाइस करके एक बॉलर को शामिल करता है, क्योंकि आज अब्बास आफरीदी ने अपने आप को मनवाया है। आप उनको अब आगे मज़ीद मौका देंगे क्योंकि उन्होंने आज परफॉर्म किया है? कोई शक नहीं है दानिश इसमें। और अब्बास आफरीदी ने इंटेलिजेंट बॉलिंग अगर मैं ये कहूँ की तो शायद फंसा के की गलत नहीं होगा। एक तो वो इतने लीथल किस्म के और ऑफ द पिच तेज़ बॉलर है नहीं। उन्होंने आज अपने स्लो वन के साथ जो है अब वो लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने की कोशिश की। फिन एलन मिस टाइम कर गए, फिर पूरा शॉट नहीं खेल सके केन विलियमसन। लेकिन जिस तरह रज़ाक कह रहे हैं कि इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आपको अगर एक चीज़ को रियलाइज़ करना पड़े कि क्यों आप बार बार शादाब खान घूम कर इस टीम में शामिल हो जाते हैं, तो क्यों मोहम्मद नवाज़ टीम में वापस आ जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह जिनको मौका मिलता है वो डिलीवर कर नहीं पाते। और आई थिंक कि फ़र्स्ट चॉइस नहीं थे उसामा मीर पाकिस्तान टीम की अगर आज इस मैच के लिए आपके स्क्वाड में अबरार अवेलेबल होते। सिकंदर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको एक ओपन चांस मिला है और आप उसको ग्रैब नहीं करेंगे दोनों हाथों से, तो फिर इसको आप गलती ही कहेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए पहली गलती तो आपसे ये हुई कि आपने स्कोर बोर्ड पर बहुत ज़्यादा रन लगवा दिए। 200 प्लस के बाद फिर जो है ना वो रेड लाइट ऑन हो जाती है, आपके लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं, आज थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई। आप 200 चेस करने जा रहे हैं, जिस इंटेंट का मुजाहरा साइम अयूब ने किया, वो इंटेंट आपके, वो फड़क आपके आने वाले बैट्समैनों में दिखाई दी नहीं। अब उसकी वजह तो टीम डायरेक्टर और ड्रेसिंग रूम में ही आप बट क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जोड़ियां बनाकर खेल रहे हो, रोल्स दिए गए हो, क्योंकि आपके पास देखिए ना ये इंटेंट वाले 3-3 बल्लेबाज हैं। पहले साइम आ रहे हैं, फिर फ़खर आ रहे हैं, इफ्तिखार थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन उनकी भी अग्रेसिव इंटेंट है, फिर आज़म आ रहे हैं। तो इनके साथ अगर बाबर और रिजवान थोड़ा सा टाइम लेकर क्रीज पर रुकते भी हैं, दैट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस। बट इसके बारे में आगे चल के ज़रूर बात करेंगे कि एक बैलेंस किस तरह आना चाहिए। फिलहाल भट्टी साहब, अगर हम बॉलिंग की बात करें, अब्बास आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग ज़रूर कराई, लेकिन आमिर जमाल और उसामा मीर बहुत लैक लस्टर्ड नज़र आए, लाइन और लेंथ पर काबू नहीं रख पा रहे थे। अब्बास आफरीदी ने भी कुछ ज़्यादा, जैसे ये कह रहे थे, बहुत तेज़ बॉलर नहीं है वो, लेकिन डिसिप्लिन दिखाया। यही डिसिप्लिन हमें आमिर जमाल और उसामा मीर में नज़र नहीं आया बिल्कुल। देखिए, अब्बास आफरीदी पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, लेकिन एक साल बाद जाकर अब अब्बास आफरीदी को हमने चांस दिया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में जो वेरिएशन दिखाई उसकी वजह से आप देखें कि उनको विकेटें मिली और उन्होंने इम्प्रेस किया। जहां तक आमिर जमाल की बात है, आमिर जमाल नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद मीडिया में जितनी हाइप मिली, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आज वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। जिस तरह उन्होंने पहले विकेट भी ली, उस पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे, हालांकि बहुत बड़ी नो बॉल करवा चुके थे। फिर पाकिस्तान की तरफ से लेग स्पिनर्स माजी में बड़े बड़े लेग स्पिनर्स रहे हैं, जिनमें अब्दुल कादिर हैं, इंतखाब आलम, मुश्ताक अहमद। लेकिन आज हम जिस तरह उसामा मीर को देख रहे हैं, हमारे यहाँ दानिश डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है। उसामा मीर को पहले हमने बिग बैश के लिए एनओसी दे दी, फिर जब बिग बैश खत्म होगी 11-12 दिन पहले, तो वो न्यूजीलैंड चले गए, वहां पर प्रैक्टिस करते रहे। हालांकि अगर वापस आ जाते तो 1-2 फर्स्ट क्लास मैचेस मजीद खेल सकते थे, क्योंकि मैच प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिस है उसमें फर्क है। लेकिन जो एक तो पाकिस्तान की फील्डिंग अगेन उसने बहुत डिसअपॉइंट किया, हमने एटलीस्ट 4 कैचेस छोड़े। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लानिंग की थी, उसका आज भी हमें झलक नजर आई। शॉर्ट पिच गेंदों पर पाकिस्तान। ठीक है भट्टी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी हो रही है। विल कम बैक की उसामा मीर का जो डिस्कशन चल रहा है इसको क्लोज करते हैं। हम सिकंदर और अब्दुल रज़ाक से भी उनकी राय शामिल कर लेते हैं। सिकंदर, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कट आउट ही नहीं होते, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अभी बिग बैश की बात कर रहे थे भट्टी साहब, बिग बैश में बेहतर नज़र आ रहे थे उसामा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आकर बहुत परेशान नज़र आते हैं। क्या ये बड़ा मसला है? देखो, आप तुम्हारी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने वर्ल्ड कप में भी देखा, वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ घबराया हुआ, हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर कि लूप दे दे। लेग स्पिनर होता है ना, वो लाके लूप से गेंद करता है और गेंद यहाँ पे मतलब लूप से गिरती है ताकि बैट्समैन या तो निकल के मारे या वहाँ से ब्रेक हो। वो लाके थोड़ा तेज करते हैं और शॉर्ट कर देते हैं। और जब आप शॉर्ट गेंद कर देते हैं तो उसके बाद तो बैट्समैन के पास चॉइस होती है। जो अच्छे बैट्समैन हैं वो अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आगे पीछे होकर वो उनको हिटें मारते हैं। तो ये
उसामा के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। हमारी बैड लक ये हो गई है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इब्रार को देखने की, जी कि छोटे फॉर्मेट में मैं कह के थक गया था। मैंने मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आता, बाबर आजम जब कप्तान थे और रिजवान साहब मिलकर टीम चला रहे थे, कि भाई आप लोगों ने सारी सीरीज ज़ाया कर दी अगेंस्ट श्रीलंका, तो खिला देते ना। तो वो तो माजी की बात हो गई। अब लेट्स होप वो फिट हो जाए टाइमली, ताकि वो इनफ मैचेस खेल लें वर्ल्ड T20 से पहले ना। पता तो चले कि वो वनडे में, अब जैसे आमिर को आज पिटाई लग गई, क्या आमिर वनडे का बॉलर है या नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि वो वनडे में बॉलिंग नहीं करा। थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आमिर जमाल की आज बॉलिंग में होता ना, लाइन और लेंथ पे थोड़ा सा बेहतर कंट्रोल होता, बहुत ज़्यादा ओवर पिच डिलीवरीज, डाउन द लेग डिलीवरीज। अब्दुल रज़ाक, थोड़ा सा हम डेविल्स एडवोकेट भी बन जाएं अगर उसामा मीर के लिए, तो आज की पिच में ज़्यादा था नहीं कुछ स्पिनर के लिए, सीधा सीधा बॉल आ रहा था। इस सऊदी का भी बॉल टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने बेहतर जगहों पर बॉल की, जब भी रिलेटिवली बेहतर स्टैट्स थे उनके उसामा मीर से कंपैरिजन में। देखिए दानिश, पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, थोड़ी सी ना स्टेबल नहीं नजर आ रही है। या ये बैटिंग में थोड़े डरे होते हैं या बॉलिंग में डरे होते हैं। अब हमने इतनी बड़ी टीम खिला दी है, आपको कम से कम थोड़ा सा देखना चाहिए कि जैसे सऊदी ने 3 ओवर किए हैं, तो जरूरी नहीं कि उसामा 4 ओवर ही करें, कोई बैकअप में बॉलर तो होना चाहिए। इफ्तिखार को है ना जी कर सकते थे, और जमान का अगर होता, अगर आप बैट्समैन कम करके, अगर आप एक विकेट कम करके आप जमान को खिलाते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि 11 डॉन ब्रैडमैन होना तो कभी टीम नहीं जीत सकती। अगर आप कहेंगे जी हमारे पास 11 अच्छे बैट्समैन हो तो हम टीम जीत जाएंगे, कभी नहीं होता। कॉम्बिनेशन से जीतती है, आपकी परफॉर्मेंस से, 2 बंदों की परफॉर्मेंस से आप मैच जीतते हैं, एक को मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो ये कभी भी नहीं होता कि आप ऐसी टीम खिलाएंगे कि 10 के 10 बैटिंग कर लें और बाद में देखें जी हमारे पास बॉलर शॉर्ट हो गए हैं, किसी को भी मार पड़ सकती है। तो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। एक रेगुलर बॉलर में और ऑलराउंडर में फर्क होता है। बिल्कुल। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हर चीज, विकेट कीपर खिलाए हैं तो 2 खिला दिए, ऑलराउंडर खिलाए हैं तो आपने 2-3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब्दुल रज़ाक, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाते हैं तो 30-35 रन का फर्क आ सकता है। वो विकेट्स भी ले सकता है, वैसे भी कंटेन कर सकता है और रन्स का बहाव भी रोक सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बॉलिंग पर काफ़ी बात हुई है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बैटिंग ऑर्डर पर भी बात करेंगे। जो बैट्समैन खेल रहे हैं उनसे हमारे एक्सपर्ट्स को क्या उम्मीदें हैं और क्या वो इतने अच्छे हैं कि वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। बात हो रही है पाकिस्तान की 40 रन से शिकस्त पर और हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। भट्टी साहब से इस सेशन का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान में बहुत आसान हो गया है प्लेयर्स को लेजेंडरी स्टेटस देना और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं परफॉर्मेंस के बाद। साइम अयूब से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और उन्होंने आज अच्छा खेला, लेकिन अभी उनके लिए आगाज़ है, आगे बहुत उनको प्रूव करना है। बहुत जल्दी अगर हम बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे किसी को तो वो उस प्लेयर के लिए खुद अच्छा नहीं। देखिए दानिश, जिस तरह थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और पाकिस्तान या नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। साइम अयूब अपनी छोटी इनिंग्स को, जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैच में भी एक इनिंग्स खेली, वो भी शायद 33 रन की इनिंग्स थी, आज शायद 27 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनको इन छोटी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना होगा। कल वो जो एक हमारी और आपकी जब डिस्कशन चल रही थी, अब प्लानिंग की जो बात हो रही है कि न्यूजीलैंड ने अभी से प्लान किया हुआ है कि किस मैच में किस प्लेयर को रेस्ट देंगे और किस मैच में कौन सा प्लेयर खेलेगा। वो रविंद्रा जो था, रविंद्रा वो इस पूरे स्क्वाड में ही नहीं है न्यूजीलैंड के। तो मतलब वो प्लानिंग हो रही है। हमारे यहाँ प्लानिंग समझ नहीं आ रही कि हम लेके चल रहे थे जमान खान, आज अब्बास आफरीदी को खिला दिया। अब हम बार बार अबरार अहमद की बात करते हैं। भाई एक तो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन होता है। अबरार अहमद के बारे में जो पीसीबी के मेडिकल पैनल की रिपोर्ट है कि उन्होंने अपनी बीमारी को सही तरीके से रीहैब नहीं किया। तो देखिए अब प्लेयर्स भी तो कसूरवार है ना। बिल्कुल, हर जगह पर हम पीसीबी को तो इल्जाम नहीं दे सकते। इतनी बात अबरार की वर्ल्ड कप में होती रही कि अबरार को खिलाया जाए। लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में वो डिफरेंस डालेंगे, लेकिन अबरार ने अपनी बीमारी को खुद ही खराब कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास प्लानिंग का फुकदान है। थोड़ा सा हम बेहतर प्लानिंग कर ले। हमारे पास लड़के अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह अब हमने बैटिंग लाइनअप खिलाई है तो 10 नंबर तक बैट्समैन खिला दिए। अगर हम हारना होता है
तो हम 11 बैट्समैन खिलाएंगे तब भी हार जाएंगे। जीतना होता है तो 5वें नंबर का बैट्समैन मैच फिनिश करके आ जाएगा। मेरा ख्याल जब तक अब ये बाबर आजम, उसकी क्लास से किसी को कोई शक नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन आज जितनी बाबर आजम ने गेंदें खेली हैं, अगर ये गेंदें आप किसी और बैट्समैन को दे देते तो मेरे ख्याल में 100 तो कर जाता। तो बार अगर वो खेलता भट्टी साहब, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 35 गेंदों पर 57 रन बनाए। एक प्लेयर तो कोई ऐसा होगा जो 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा। उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स मौजूद हैं या उनका काम न्यूजीलैंड का एक प्लेयर 400 के स्ट्राइक, न्यूजीलैंड का एक प्लेयर शायद डेरिल मिचेल था, 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साइम अयूब भी खेले मल्टीपल्स की स्ट्राइक रेट से। तो अगेन रोल्स देने पड़ेंगे या यही वो बैलेंस है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान के इर्द गिर्द कैसे इस बैटिंग लाइनअप को तैयार किया जाए कि एक बैलेंस नजर आए। और यही बात भट्टी साहब भी कर रहे हैं, बात वैलिड है। देखिए दानिश, बात दरअसल यह है कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मनसूबाबंदी और खिलाड़ियों का रोल क्या है। आपका सीधा इशारा पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की तरफ। नहीं मोहम्मद हफीज़ ना तो बैटिंग करने के लिए आएंगे, मोहम्मद हफीज़ ना बॉलिंग करने के लिए आएंगे, और ना ही मोहम्मद हफीज़ ने फील्डिंग करनी है। अब ये तो हमारा प्रॉब्लम कई सालों से है ना। हफीज़ तो अभी आए हैं। नहीं, हफीज़ अभी आए हैं, लेकिन हफीज़ भी आंसरेबल हैं। बिल्कुल उनको जिम्मेदारी मिली है, दबंग जिम्मेदारी मिली है, मल्टीपल जिम्मेदारी मिली है, आंसरेबल हैं। अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगी, नताइज मुस्बत नहीं आएंगे, तो मोहम्मद हफीज़ हमें भले से कितनी भी किताबें दिखाते हैं, जिस तरह यूनुस खान आपको लिखते हुए हर बार नज़र आते थे। बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे, बॉलर परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम का कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेगी, तो हफीज़ की कुर्सी जो है वो हिल जाएगी। और यहाँ पर कुर्सी हिलाने में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। तो बात दरअसल ये है कि एक चीज़ आज ज़्यादा मैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को खोलने से हटकर बात करना चाहूँगा। एक चीज़ आज एक वाज़े हो गई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहम्मद हारिस ने, जो कि पाकिस्तान के लिए 9 T20 मैचों में 127 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। और उन्होंने ये पूछा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई मुझे आपने क्यों ड्रॉप किया। पहले हम सुनते थे मुझे क्यों निकाला, पूछ रहे हैं कि आपने मुझे क्यों ड्रॉप किया। और वो ये पूछ रहे हैं 9 मैचों में 127 रन बनाकर कि भाई मेरी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या था जो आपने मुझे टीम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर आप आज 10 रन बनाए हैं गालिबन आजम खान ने, तो अब उनके 6 मैचों में रन हो गए हैं 16। तो अब ये 16 रन 6 मैचों में, उनके 9 मैचों में 127 रन। और आजम खान को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। एक बात जो आपने आपके कही कि या तो वो सिंगल हैंडेडली मैच ख़त्म कर दें और फिर सबके मुंह पे लग जाएंगे टेप, और जिस तरह जुनैद खान ने अपने मुंह पर टेप लगाया था 2019 वर्ल्ड कप में, सब अपने मुंह पर टेप लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन आज़म का जो फ्लॉ है, वो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर राइट लेफ्ट से बॉल जाता है, जिस तरह आज एक बॉल निकला स्लिप में और उन्होंने बिल्कुल हिले भी नहीं वो अपनी जगह से, मुश्किल कैच था, वो गए भी नहीं कैच के ऊपर। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम का, वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आजम खान बैटिंग करने के लिए आएंगे, हर बार आपका शॉट नहीं लगेगा, तो वो क्लोज सिंगल भी नहीं ले सकते और वो 2 की कॉल भी नहीं दे सकते। दूसरा बैट्समैन जो है वो तो आ जाएगा प्रॉब्लम में। ठीक है, कुछ बैटिंग ऑर्डर पर जी अगले मैच में आपको ये डिसाइड कर लेना है बिल्कुल क्विकली, और कोई पाकिस्तान का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। अप्रैल 2024 होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आजम को आपने रखना है या नहीं रखना। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर पर भी बात करनी ज़रूरी है। इसके अंदर मैं आपसे आखिर में राय लूँगा। अब्दुल रज़ाक का इस वक्त फ़खर ज़मान 4थे नंबर पर आ रहे हैं, 13 की एवरेज है उनकी 4थे नंबर पर। क्या उनको 4थे नंबर पर ही खेलना चाहिए या फिर आप बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली समझते हैं होनी चाहिए? दानिश, हम जो मर्जी यहाँ कहते रहे, वो आपकी राय सर, आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरी राय तो ये है कि फ़खर को डेफिनेटली ओपन पे जाना चाहिए। ठीक है। और रिजवान को इन्होंने वाइस कप्तान बनाया हुआ है। अब बेसिकली आजम को आपने खिलाना है तो फिर रिजवान को ड्रॉप करना चाहिए। इस तरह को कम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर जाके कोई रिजवान की जगह अगर आप जमान खान को लेके आते हैं तो फिर कम्बिनेशन बनेगा, और इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का कम्बिनेशन। सिकंदर, आपकी राय? यार एक तो सबसे पहले मैं वो है टाइम। जी है, बोलिए बोलिए सर। भट्टी साहब ने रिहैब की बात की कि लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार जिस क्रिकेट बोर्ड में 17-19 लोग जाते हैं जो कि सपोर्टिंग स्टाफ है, तो कितना स्टाफ जो होगा वहाँ पर होगा पीसीबी में। आई कैन नॉट इवन इमेजिन। ये उनका काम है उस बच्चे को रिहैब करना। मतलब एक लड़का है, नया आया है, उस बेचारे को कैसे पता कि उसको रिहैब कैसे करना है। आप एक बंदे को उसके पीछे लगा दें जो जाकर उसको जो है रिहैब के ट्रेनिंग दे। बच्चा खुद जाकर नहीं कर सकता। वो ये कह रहे हैं कि उसने बताया ही नहीं कि उसको इंजरी है, या फिर टेस्ट हो, फिटनेस टेस्ट हो। नहीं देखें, फिटनेस टेस्ट के लिए तो वहाब रियाज ने कह दिया ना कि भी सोचना भी मना है। लड़कों ने कह दिया आप सोचे भी मत कि हम फिटनेस टेस्ट देंगे।
ये तो खैर बहुत सी चीज़ें तब्दील होनी है। सबसे बड़ी एक और चीज़ मैं सवाल डाल देता हूँ जी, यहाँ पे सारे हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि अजहर अली को कौन सा सेंटर कहलाता है वो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बना दिया गया। भाई ज़िंदगी में उन्होंने कुछ काम किया है? कहीं ज़िंदगी में कोई कोचिंग की है? किसी स्कूल की टीम को कोचिंग की है? ये वही बात हो गई जो मिसबाहुल हक के साथ किया आपने, कि उठा के उसको डायरेक्ट जो है पाकिस्तान टीम का कोच, सेलेक्टर और पता नहीं बैटिंग कोच बना दिया। खुदा का खौफ करें सर, अगर कोई लम्प से या IBA से गोल्ड मेडल लेता है तो क्या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का उसको CEO बना देंगे? यार आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, खुदा का खौफ करो, ऐसा बंदा लेके आओ कि जिसने कुछ काम किया हुआ। नहीं, और एक तरीकेकार भी हो सकता है सिकंदर। नहीं, गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तरीकेकार हो सकता है, पहले उसको ट्रेन करें। ये जो सारे फॉल्ट्स हैं इसीलिए हैं कि हफीज ने जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं किया। आप किसी को कोच बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, पहले छोटी टीमें दें उन्हें आप। नहीं, और इसके साथ उनको कोर्सेज कराए जा सकते कोर्स हैं, कराएं, ट्रेन किया जा सकता है। 1-1.5 साल 2 साल लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। छोड़ के आया, रिटायर हुआ, आपने उठा के उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क्या किया उसने जिंदगी में? राइट सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद आया हुसैनी, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज तो पहला ही मैच हुआ है, अभी 4 बाकी हैं और बहुत कुछ पता लगना भी बाकी है। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।